नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उन खबरों के मायने क्या हैं और क्यों वो खबरें बहुत ज़्यादा खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर की रैली में कुर्सी के किस खेल की चर्चा की है, इसकी चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी ने धार की रैली में शिवराज सिंह चौहान को कैसे घेरा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी और बीजेपी के पलटवार की भी चर्चा होगी। मनरेगा फंड को लेकर टीएमसी ने गुरुवार को क्या कहा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने युवाओं को लुभाने के लिए क्या दांव चला है, ये भी आपको बताएंगे। और अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ क्योंकि कुर्सी का खेल जारी है। उन्होंने लाल डायरी की चर्चा करते हुए भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस को घेरा है। चलिए सुनाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस तरीके से जुबानी वार किए हैं। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। राजस्थान में विधानसभा के चुनावों की सरगर्मियां अब शबाब पर हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीबी मुकाबले को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने कमान को संभाला हुआ है। वो बार बार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। एक और वो राज्य के लोगों को विकास की योजनाओं की सौगातें दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुर्सी के खेल की चर्चा करके उन्होंने कांग्रेस में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई को भी हवा दी है। अब देखना यह है कि बीजेपी को चुनाव में इसका कितना फायदा मिल पाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के धार में जन आक्रोश रैली में शामिल हुई हैं और उन्होंने इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित किया था। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। महाकाल लोक की चर्चा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने तो भगवान को भी बख्शा नहीं। सुनाते हैं आपको कि प्रियंका गांधी ने कैसे बीजेपी और उनकी सरकार पर निशाना साधा। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस भ्रष्टाचार को बड़े मुद्दे के रूप में पेश करना चाहती है। बीजेपी शासन में राज्य में व्यापम जैसा बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन गिने चुने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रियंका गांधी ने घोटालों का जिक्र करके ये सवाल भी किया है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, फिर मध्य प्रदेश में अब तक ईडी क्यों नहीं पहुंची? उधर शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। इधर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां आम आदमी पार्टी के समर्थन में गोलबंद हो रही हैं। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और शिवसेना यानी उद्धव ने ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार की तानाशाही बताया है। विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है।
इधर बीजेपी ने भी गुरुवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का ये भी दावा है कि शराब घोटाले के असली किंगपिन हैं अरविंद केजरीवाल और ईडी अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अब आपको बयान सुनवा देते हैं अखिलेश यादव ने कैसे निशाना साधा है केंद्र सरकार पर और अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या जवाब दिया गया है इस पर। देखिए, संजय सिंह का या किसी भी विपक्षी नेता पे केस लगना, उनको झूठा मुकदमा लगा करके जेल भेजना, ये बीजेपी डर के कर रही है। और हम तो ये कहते हैं ना, 140 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ लोग खिलाफ हैं। क्या 100 करोड़ को गिरफ्तार करेगी सरकार? अगर विपक्षी नेता खिलाफ है, उन पे आप कार्रवाई कर रहे हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ जनता खिलाफ है इनके। और फिर ये जो जितनी संस्थाएं आपने बोली हैं, ये बीजेपी के प्रकोष्ठ हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है। संजय सिंह न केवल आम आदमी पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में शामिल हैं, बल्कि गठबंधन की समन्वय समिति में भी वो शामिल हैं। दूसरी ओर ईडी ने गुरुवार सुबह बंगाल में टीएमसी के एक नेता के घर पर भी छापा मारा है। स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां भी रुकने वाली नहीं है। यानी आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मनरेगा फंड को लेकर तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है और 2 और 3 अक्टूबर को टीएमसी ने मनरेगा फंड को लेकर दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार को सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च किया। हालांकि जब वो राजभवन पहुंचे तब राज्यपाल वहां नहीं थे। वो राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकल चुके थे। सुनवाते हैं आपको कि इस पूरे मामले में राहुल सिंह ने क्या कहा है। नहीं, तृणमूल का हाथ में और कुछ नहीं है। वो दुर्नीति में ऐसा उनका छवि हो गया, उस छवि को घुमाने का प्रयास कर रहा है। एक तो उनका युवराज घेरे पे आ गए, इतना सारे मिनिस्टर आ गए, बहुत सारे नेता जेल में हैं, तो अभी क्या करेंगे? अभी इसलिए सारे मुद्दा से जनता का नज़र दूसरा और मोड़ने के लिए ही तृणमूल कांग्रेस ने ये मनरेगा कर रहा है। लेकिन वहीं पर भी तो चोरी है। हम तो मांग कर रहे हैं जो ये मनरेगा का जो सारे मसला है, इसको लेके सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगा तो 100 दिन का काम का रुपया खाने का कारण तृणमूल का भी बहुत नेता लोगों को जेल हो। टीएमसी पहले भी केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव के आरोप लगाती रही है। लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही उसके आरोप और तीखे हो चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ती रही है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी कह चुकी हैं कि जब तक भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं होती, केंद्र सरकार मनरेगा का फंड नहीं दे सकता। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में फतेह हासिल करने के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं पिछले चुनावों में 3 सीटों पर कब्जा जमाने वाली आरएलपी भी मारवाड़ में दम दिखा रही है। पार्टी के प्रमुख हैं हनुमान बेनीवाल अपनी सभाओं में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर ही निशाना साध रहे हैं। साथ ही दोनों को सीधी चुनौतियां भी पेश कर रहे हैं। युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बेनीवाल ने अब नया दांव चला है। बेनीवाल ने मांग की है कि राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि बड़े उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 80% रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। बेनीवाल ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि हरीश चौधरी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और क्या कहा गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से, सुनिए। बीजेपी की ओर जा रहे थे, बीच में जैसे हमारे वाली ज्योति गई, रुको एक मिनट, जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है। उनको परेशान किया,
परेशान करते, मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे। हरीश चौधरी से बेनीवाल की अदावत पुरानी है। वो छात्र संघ की राजनीति से ही युवाओं की पैरवी करते आए हैं। बेनीवाल ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए पहले ही छात्र अधिकार महारैली का आयोजन किया और अब रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं। प्रदेश का युवा बेनीवाल का कितना साथ देंगे, ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चल सकेगा। अब चलते हैं कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के एक बयान से दिल्ली की सियासत अब गर्मा चुकी है। पवार ने दावा यह किया है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को दिल्ली में 3 सीटें देने को राजी हैं। हालांकि कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि सीट शेयरिंग का फैसला गठबंधन की बैठक में होगा। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी दिल्ली में 5 सीटों की मांग की है। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद बीएसपी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में घर वापसी करने जा रहे हैं। वो 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस का काफ़ी अच्छा भविष्य है, पार्टी को मजबूत मैं करूंगा और अगर पार्टी टिकट देगी तो देखा जाएगा। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक।